देखिए बेटा, अभी हमने देखा ईसोफेगर और स्टमक के बारे में। अब देखते हैं बेटा हम कि स्टमक के बाद क्या-क्या पार्ट प्रेज़ेंट होते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है स्टमक के बाद अगर हम देखें तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेज़ेंट होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है दैट इज़ द ड्यूडेनम वीरा ग्लैंड। और अगर हम देखें ड्यूडेनम के अंदर तो बेटा ड्यूडेनम के अंदर 2 ग्लैंड्स प्रेज़ेंट होती हैं। पहला तो हमारे पास लीवर एंड सेकंड इज़ पैनक्रियास। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जब मैंने आपको ओरल कैविटी पढ़ाई थी तो ओरल कैविटी के अंदर भी कुछ मीन्स ओरल कैविटी से बाहर की तरफ मीन्स ओपनिंग देखी ओरल कैविटी के अंदर। दैट मीन्स ओरल कैविटी के अंदर ही समझ लेते हैं कि कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं साइवरी ग्लैंड्स। और मैंने आपको बताया था बेटा 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कैरोटिड, सबमैंडिबल एंड सबमैंडिब्यूलर। जिसमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? कमेंट करो। सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी पैरोटिड, वो नाम भी देखो मैंने तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब देखो पैरोटिड ग्लैंड तो रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली सलाइवा को सेक्रेट करने के लिए। ठीक है, और सलाइवा करता क्या है? डाइजेशन और स्टार्च करता है, क्योंकि बेटा सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च के लिए। जबकि हमारे पास 2 ग्लैंड्स और हैं, पहली हमारे पास लीवर है एंड सेकंड इज पैनक्रियाज है। कभी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन। एक तो ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है बीमारियों से बचाने के लिए भी। डायबिटीज के बारे में आपने सुना होगा, डायबिटीज को जो कंट्रोल करती है, शुगर के लेवल को बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करने का काम करती है, वो मेनली कौन करती है? पैनक्रियाज करती है। तो इसके बारे में देखेंगे अभी कि पैनक्रियाज किस तरीके से काम करती है, ये पैनक्रियाज का क्या काम होता है, वो सारी चीज देखेंगे बेटा आप इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे बेटा मेनली लीवर के बारे में। पहले हम बात करेंगे लीवर के बारे में। याद रखना बेटा, लीवर जो पार्ट होता है, लीवर जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट होता है, सबसे पहली बात ये हमारी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो याद रखना द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट बॉडी। हमारी पूरी बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है दैट इज नोन एज द लीवर। सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इज एन लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, तो पहली बात तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा अगर हम अपना हाथ काट दें तो क्या वहां पर दोबारा हाथ आ सकता है? या हम अपने पैर को काट दें, क्या दोबारा पैर वहां पर रीजनरेट कर सकता है, मीन्स दोबारा आ सकता है? नहीं। तो याद रखना लीवर हमारी बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट होता है, लीवर ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट होता है जिसको अगर काट भी देना दोबारा रीजनरेट कर देता है या रीजनरेट कर लेता है। तो याद रखा हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है, इट्स हैविंग अ रीजनरेटिंग पावर, इट हैज अ रीजनरेटिंग पावर। ठीक है, रीजनरेटिंग पावर। ठीक है, तो याद रखना बेटा इसके अंदर रीजनरेटिंग पावर होती है। रीजनरेटिंग मीन्स अगर ये कट भी जाता है या किसी भी तरीके से इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम के थ्रू हमने प्रॉब्लम हो गई है और प्रॉब्लम को हमने या ऑपरेशन करके लीवर को बाहर निकाल दिया है और थोड़ा बहुत पार्ट रह गया बॉडी के अंदर, तो बेटा थोड़े बहुत पार्ट के थ्रू दोबारा लीवर रीजनरेट कर जाएगा, दोबारा पूरा का पूरा ऐसा कंप्लीट लीवर बन जाएगा। तो याद रखना लीवर जो होता है वो रीजनरेटिंग पावर वाला एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ग्लैंड में आता है और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी। ठीक है, जैसे बेटा हमको पता है कि नर्वस सिस्टम की यूनिट मीन्स अगर ब्रेन की बात करी जाए तो ब्रेन को कौन बनाता है? ब्रेन की यूनिट क्या है? तो न्यूरॉन है। अगर हम बात करें स्किन की यूनिट क्या, तो डर्मल सेल है। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट की यूनिट क्या? कार्डियक सेल है। इसी तरीके से बेटा जो लीवर होती है ना, तो लीवर की भी एक अपनी खुद की यूनिट होती है, मीन्स जो बेसिक सेल्स होती है या बेसिक यूनिट होती है लीवर की, उनको बोलते हैं हिपैटोसाइट। सो हिपैटोसाइट्स आर द सेल्स, हिपैटोसाइट्स आर द सेल्स विच इज द बेसिक यूनिट टू फॉर्म द लीवर। तो लीवर को बनाने के लिए जो सेल लगते हैं दैट इज नोन एज द हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा हम उनको? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। आपने बीमारी पढ़ा होगा हेपेटाइटिस, एक आपने बीमारी का नाम सुना होगा हेपेटाइटिस, और बचपन में सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा किताबों के अंदर, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? देखो अगर हम देखें हेपेटाइटिस के अंदर तो बेटा एक वर्ड आ रहा है आइटिस, ITIS, ITIS, आइटिस। याद रखना बायोलॉजी के अंदर जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस आ जाए, बायोलॉजी के अंदर जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस आ जाए, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन मीन्स
इन्फ्लामेशन में सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना। किसी भी ऑर्गन के अंदर जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तो मेडिकल के अंदर उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आइटिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में सूजन आ जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको, यूराइटिस बोलेंगे। किडनी में सूजन आ जाएगी तो क्या बोलेंगे, नेफ्राइटिस बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होती है। और अगर लीवर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है लीवर के अंदर, तो बेटा उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे हम, हेपेटाइटिस बोलेंगे। हेपेटाइटिस इज नथिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द सम वायरस, that is because of the some virus that cause the infection inside the hepatocytes and cause the inflammation। तो याद रखना बेटा, कुछ वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लीवर की सेल को अफेक्ट करके इन्फेक्शन करते हैं। उनके इन्फेक्शन होने की वजह से लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, लीवर के अंदर सूजन पड़ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। और हेपेटाइटिस एक नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है, क्रिटिकल बीमारी है। इस कभी कभी हेपेटाइटिस होने की वजह से जान भी जा सकती है। ठीक है, और दूसरी बात आती है लीवर के बारे में। अगर हम लीवर को देखें तो बेटा लीवर जो होती है ये डाइजेशन करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। डाइजेशन के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एंजाइम्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स फॉर्म करते हैं। तो याद रखना लीवर का फंक्शन क्या होता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है, तो लीवर का फंक्शन होता है बेटा एंजाइम्स को फॉर्म करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, फॉर्म द एंजाइम्स, एंजाइम्स को फॉर्म करना। जैसे आप जाएंगे 11th पढ़ लेंगे, 12th पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनते हुए बेटा आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के अंदर ये देखते हैं, जब पढ़ते तो चार चीज़ें पढ़नी पड़ती, एम फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मुद्दा होता है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को, बड़े पार्टिकल्स को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को बनाने के लिए लीवर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। दैट मीन्स द लीवर इज एन पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। और आपने सुना भी होगा कि इसका मेटाबॉलिज्म बेकार है, ये है वो है, और डाइजेशन सही से नहीं हुआ है। डॉक्टर कभी कभी क्या होता है, LIV-52 की टैबलेट लिखता है। और LIV-52 जो होती है वो टैबलेट ऐसी टैबलेट होती है जो लीवर के अंदर जाती है और लीवर के फंक्शंस जो बिगड़ चुके हैं उनको रेगुलेट करने की काम करता है। क्योंकि लीवर करता है क्या, एंजाइम्स को बनाता है। और अगर लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई, एंजाइम्स नहीं बनेंगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो पाचन क्रिया जो डाइजेशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो याद रखना बेटा लीवर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम्स बनाने के लिए, और एंजाइम्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहीं पर लीवर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम P450। अभी तुमको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो साइटोक्रोम P450 एक ऐसा एंजाइम होता है जो पूरी बॉडी के अंदर ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको फॉर्म करने के लिए साइटोक्रोम P450 की जरूरत पड़ती है। साइटोक्रोम P450 एक ऐसा एंजाइम होता है जो लीवर के अंदर पाया जाता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का काम जो किसका होता है, साइटोक्रोम P450 होते हैं। याद करने के लिए मैंने तुमको बताया कि लीवर का काम क्या है। ठीक है, लोग अल्कोहल ले लेते हैं, तो अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई मीन्स उसके अंदर से टॉक्सिसिटी खत्म करने का काम किसका है, लीवर का है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बंदा शराब दे रहा है या अल्कोहल दे रहा है और लीवर तो रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी टॉक्सिसिटी खत्म करने के, भैया खूब पिए जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है, मीन्स अगर तुम्हें ज़्यादा ही, मतलब कोई बंदा है ऐसे तो कभी अल्कोहल वगैरह लेना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा ज़्यादा ही लेने लगेगा तो बेटा इस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और लीवर फेल हो सकता है। ठीक है, लीवर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, जिसको बोलते हैं हिपैटिक फेलियर। तो याद रखना लीवर का मेनली काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का भी, मेटाबॉलिज्म का भी, एंड एंजाइम प्रोड्यूस करने का भी। तो पहला फंक्शन इसका क्या है, एंजाइम्स फॉर्म मीन्स एंजाइम फॉर्मेशन, और दूसरा काम होता है बेटा मेटाबॉलिज्म मीन्स एंजाइम्स बनेंगे तो क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म भी करता है, क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। जो मेडिसिन की टॉक्सिसिटी होती है, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी होती है, उन सभी को कम कर देता है, उन सभी को कम कर देता है। एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी, हिपैटिक टॉक्सिसिटी, हिपैटिक टॉक्सिसिटी। तो हिपैटिक टॉक्सिसिटी के लिए, हिपैटिक टॉक्सिसिटी करता है कौन, लीवर। मीन्स जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल जा रहे हैं या प्रेजेंट है उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है, उन सभी टॉक्सिसिटी को, ये पॉइजनस इफेक्ट को खत्म करने का काम मिलने किसको होता है बेटा, हमारे लीवर का ही होता है। तो समझ में आई ये सारे के सारे काम क्या करता है। ठीक है, तो लीवर मेनली ये सब काम करता है। सबसे मेन काम इसका ये भी होता है कि लीवर क्या करता है, सेक्रेट करता है किसको, बाइल जूस को। किसको बेटा, बाइल जूस को।
अब क्या होगा, वो ये एंजाइम्स बनेंगे, एंजाइम्स लिक्विड वगैरह में फॉर्म होंगे और वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएंगे और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा, हम बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस लिक्विड को? बाइल जूस बोलते हैं। तो याद रखना, बाइल जूस को सेक्रेट करने का काम किसका है? लीवर का है। तो लीवर क्या कहते हैं? सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। क्या करता है? सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। तो याद रखना बेटा, लीवर का काम क्या होता है? सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। अब फॉर एग्जांपल भाई, बाइल जूस बन गया कहाँ पर? यहाँ पर बन गया, लीवर के अंदर बाइल जूस सेक्रेट हो चुका है, मीन्स पूरी तरीके से बाइल जूस बन चुका है। अब वो बाइल जूस कहाँ पर जाएगा बेटा? वो बाइल जूस जाएगा वहाँ पर गॉल ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर? इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पर आता है वो इकट्ठा होगा, जो बाइल जूस बना है कहाँ पर? लीवर के अंदर सेक्रेट हुआ है, वो इकट्ठा होगा कहाँ पर? गॉल ब्लैडर के अंदर। किस लिए? कॉन्सेंट्रेट होने के लिए। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ज़्यादा कह सकते हैं विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, या ज़्यादा उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर, जबकि बनता कहाँ पर है? बनता लीवर के अंदर। फिर गॉल ब्लैडर क्या करेगा? गॉल ब्लैडर क्या करेगा? जो लीवर के अंदर से बाइल जूस आया उसको रिलीज कराएगा। क्या कराएगा? रिलीज कराएगा। तो याद रखना, बाइल जूस बनना कहाँ पर है? लीवर के अंदर। बाइल जूस सेक्रेट कहाँ पर हो रहा है? लीवर के अंदर। और रिलीज कहाँ से हो रहा है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो रिलीज गॉल ब्लैडर के थ्रू होता है, जबकि सेक्रेट लीवर के थ्रू होता है। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि बाइल जूस सेक्रेट फ्रॉम, बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है? तो बच्चे लिख देते हैं क्या? गॉल ब्लैडर से, जबकि गलत है। सेक्रेट कहाँ से होता है? लीवर से। रिलीज होता है कहाँ से? गॉल ब्लैडर से। ठीक है, तो ये चीज बेटा याद रखना। ठीक, अब भैया गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया बाइल जूस। अब बाइल जूस जब निकलेगा वहां से, गॉल ब्लैडर के गॉल ब्लैडर से निकलेगा, तो वो आएगा इस पाइप की तरह स्ट्रक्चर के अंदर। और इस पाइप को बोलते हैं बेटा हम हेपेटिक डक्ट या सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इस डक्ट को? हेपेटिक डक्ट या सिस्टिक डक्ट तो बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। भाई हेपेटिक में लीवर, तो लीवर की डक्ट हो हेपेटिक डक्ट, नहीं तो इसको कॉमन हम सिस्टिक डक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टिक डक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या है? गॉल ब्लैडर। ये क्या है बेटा? गॉल ब्लैडर है। और आपने सुना भी होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पित्ता। तो एक्चुअली पित्ता क्या होता है? पित्ता ही हमारा गॉल ब्लैडर होता है। और आपने सुना भी होगा कि परिवार में हुआ है किसी के या रिलेटिव्स में कि भैया इसका पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। तो पित्ते का ऑपरेशन होता कब है? तो पित्ते के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि पित्ते के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ हो जाती हैं। जैसे गुर्दे में पथरी होती है, गुर्दे के अंदर पता है किडनी के अंदर किडनी स्टोन होते हैं, इसी तरीके से गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होते हैं, जो पथरियाँ होती हैं, उनको क्या होता है? गॉल स्टोन बोलते हैं। और गॉल स्टोन का कोई भी इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के, और इसके ऑपरेशन को बोलते हैं बेटा कोलसिस्टेक्टोमी। तो कोलसिस्टेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो गॉल ब्लैडर होता है उसको काट कर बाहर निकाला जाता है, जिसको काट कर बाहर निकाला जाता है किसके थ्रू? ऑपरेशन के थ्रू। और इसी को क्या बोलते हैं हम? कोलसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो याद रखना ये सारी चीजें कि भाई ऑपरेशन का जरूरत कब है, क्या है ऑपरेशन, और पित्ता निकल जाएगा, दैट इज द कोलसिस्टेक्टोमी। और पित्ता निकलने के बाद वो क्या होगा भाई? यहाँ पर तो बना जो बाइल जूस सेक्रेट यहाँ पर हो रहा है, अब वो इन्हीं से रिलीज हो जाएगा अगर गॉल ब्लैडर निकल जाता है। अब जो बाइल जूस होगा वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, वीक बाइल जूस होगा। अब के केस में अगर ऑपरेशन के बाद देखें तो ऑपरेशन के बाद जो बाइल जूस होगा वो वीक बाइल जूस होगा, जो डाइजेशन को इतना फास्ट नहीं करेगा जितना पहले जो बाइल जूस रिलीज हो रहा था गॉल ब्लैडर के थ्रू। तो याद रखना भैया, अगर कोलसिस्टेक्टोमी हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम आती है डाइजेशन में, कुछ नहीं काफ़ी प्रॉब्लम आती है डाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो बेटा ये सब पूछता आ रहे लीवर के बारे में, ये सब चीज़ें किसके बारे में थी? लीवर के बारे में। नेक्स्ट हम बात की किसके बारे में? पैनक्रियास के बारे में। अब देखो समझो, एक बात और समझ लो, एक चीज़ और लिख लो कि जो हमारे पास लीवर है, जो लीवर है बेटा उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है ऐसी सभी ग्लैंड जो एंजाइम्स को बनाए, ऐसी सभी ग्लैंड्स जो एंजाइम्स को बनाती हैं, दिस ऑल ग्लैंड्स आर नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू मेक द एंजाइम्स। पैनक्रियाज भी
एंजाइम्स को बनाती है। पेनक्रियाज एंजाइम्स को भी बनाती है और पेनक्रियाज बेटा हार्मोन्स को भी बनाती है। दैट मीन्स जो ग्लैंड है, ऐसे सभी ग्लैंड जो हार्मोन्स को बनाती हैं, उन सभी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे सभी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को बनाती है, उन सभी को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन बोलते हैं। वो सभी ग्लैंड्स जो एंजाइम्स को भी बनाती है, दैट इज आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन वाली प्रॉपर्टी भी है, मींस एंजाइम को बनाने की प्रॉपर्टी है, और एंडोक्राइन मींस हार्मोन को बनाने की भी प्रॉपर्टी है। तो याद रखना बेटा, द पेनक्रियास वन ऑफ द organ present inside the body which having a work capability, means this can back to the enzymes as well as hormones। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना बेटा। ठीक है, ओके। तो लिखते हैं अब पेनक्रियास के बारे में, इसके बारे में पेनक्रियास के बारे में। ठीक है भाई, लीवर कहाँ पर कनेक्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो लीवर भी पहले पार्ट में कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और बेटा जो पेनक्रियास होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ही पार्ट में कनेक्ट होता है, जिसको हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना पेनक्रियास जो होता है वो क्या होता है बेटा? इट इज द एक्सो और एंडोजीनस। इट इज एन एक्सो एंड exocrine gland as well as exocrine or endocrine gland and endocrine gland and endocrine gland। ठीक है, मीन्स ये एंजाइम्स को भी बनाती है। किसको बनाती है? ये एंजाइम्स को भी बनाती है, और बेटा ये हार्मोन्स को भी बनाती है। किसको बनाती है बेटा? ये हार्मोन्स को भी बनाती है। अब देखिए ये कौन कौन से एंजाइम्स को बनाती है। जैसे लीवर जो होता है, लीवर बेटा बहुत सारे हार्मोन्स को बनाती है, वो सॉरी हार्मोन्स को नहीं, एंजाइम्स को। तो लीवर जो होता है बहुत सारे एंजाइम्स को बनाता है, और मेनली आपके सिलेबस के अंदर जो एंजाइम दे रखा है वो सिर्फ लाइपेज दे रखा है। लाइपेज मीन्स लिपिड और लिपिड मीन्स फैट। तो ऐसे सभी एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, इस तरीके के सभी एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? हम लाइपेज बोलते हैं। तो कुछ अमाउंट में लाइपेज को पेनक्रियास में बनाता है, और कुछ अमाउंट में लीवर भी बनाता है। तो लीवर भी लाइपेज को बनाता है और पेनक्रियास भी लाइपेज को बनाता है। तो याद रखना बेटा, अगर हम बात करते हैं लीवर को, तो याद रखना सिर्फ एक एंजाइम है, दैट इज एन लाइपेज, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जबकि अगर हम बात करें पेनक्रियास के, तो बेटा पेनक्रियास के आपको सिलेबस में दो तरीके के एंजाइम दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है लाइपेज। क्या दे रखा है? लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। किसको? लिपिड डाइजेशन, डाइजेस्ट टू लिपिड, डाइजेस्ट टू लिपिड। लिपिड मीन्स बेटा फैट, लिपिड मीन्स फैट। ठीक है, तो लिपिड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? फैट बोलते हैं। याद रख, लिपिड क्या होता है, फैट क्या होता है, बात एक ही है। तो जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो सेक्रेट करता है किसको? एक एंजाइम को, जिसका नाम है लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है बेटा? डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टो लिपिड। ये क्या करता है? फैट का डाइजेशन कर देता है। एक और एंजाइम होता है, एक और एंजाइम होता है जो सेक्रेट होता है कहाँ से? पेनक्रियास के एक्सोक्राइन ग्लैंड से, एक्सोक्राइन पार्ट से, जिसको बोलते हैं बेटा हम टाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम टाइलिन बोलते हैं। तो टाइलिन वो एंजाइम होता है जो सेक्रेट होता है पेनक्रियास के थ्रू। और बेटा यहाँ पर लिखा पी एंड पी फॉर टाइलिन एंड पी फॉर प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला। याद रखना, एक एंजाइम देखा था हमने स्टमक के अंदर जिसको बोलते हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा आता है टाइलिन, जो भी बेटा जो जिसका भी काम बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का होता है। तो टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेस्ट टू प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो याद रखना टाइलिन जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन वाले पार्ट के अंदर। तो एंडोक्राइन वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो एंडोक्राइन वाले पार्ट के अंदर हमको देखने मिलते हैं हार्मोन्स। अब समझो क्या होता है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, उसमें हमको 3 सेल का एक ग्रुप देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है हमको? 3 सेलों का एक ग्रुप देखने मिलता है। ये 3 सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भाई एक सेल, और ये दूसरी सेल, और ये तीसरी सेल। ठीक है, तो पहली सेल, दूसरी सेल एंड तीसरी सेल। पहली सेल को बोलते हैं बेटा हम एल्फा,
दूसरे को बोलते हैं हम बीटा, और तीसरे को बोलते हैं हम डेल्टा से। क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल जो होती है वो सेक्रेट करती है ग्लूकागोन को। इसको ग्लूकागोन को। तो अल्फा क्या करती है? ग्लूकागोन को सेक्रेट करती है। दूसरी आते हैं बीटा, ये सेक्रेट करती है बेटा किसको? इंसुलिन को। किसको? इंसुलिन को। ठीक है, ये किसको सेक्रेट करती है? इंसुलिन को करती है। जबकि एक आती है हमारे पास, एक आती है हमारे पास डेल्टा, और डेल्टा क्या करती है? डेल्टा रेस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम को सेक्रेट करने के लिए जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो पहले समझो इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या कहता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल। तो याद रखना हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। अब समझते हैं कैसे कर रहा है। समझते हैं पहले कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर डायबिटीज लिख लो, डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज में अगर हम देखेंगे तो ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ठीक है, और अभी आप लोगों ने खाना खाया है। अभी आपने क्या करा है? खाना खाया है, और खाने के अंदर फॉर एग्जांपल 20 शुगर है। कितनी है बेटा? 20 शुगर है। कितनी है? 20 शुगर है, 20 ग्लूकोज है। और 20 के 20 ग्लूकोज जाते हैं कहाँ पर? ब्लड के अंदर। कहाँ पर? ब्लड के अंदर जाते हैं। 20 के 20 चले जाएंगे कहाँ पर? ब्लड के। ठीक है, तो आपने खाना खाया था, खाने से मिले 20 ग्लूकोज, और 20 के 20 ग्लूकोज कहाँ चले गए? ब्लड के अंदर चले गए। आपकी पैनक्रियास सेक्रेट कर रही है इंसुलिन को। इसको इंसुलिन। और फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना खाते हैं तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कितने ग्लूकोज सेक्रेट होते हैं? 20 सेक्रेट हो, मीन्स 20 मिले आपको ग्लूकोज। और इंसुलिन क्या कर रही है? उसी समय जिससे आपने खाना खा लिया, जिससे आपको 20 ग्लूकोज मिले, उस समय बेटा ये 20 इंसुलिन को सेक्रेट कर रही है। कितने इंसुलिन को? 20 इंसुलिन को सेक्रेट कर रही है। कौन? पैनक्रियास। अब याद रखना इंसुलिन क्या है? एक ट्रक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन यहाँ बना रहा हूं एक ट्रक। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक ट्रक है। और एक ट्रक की कैपेसिटी होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोज को रखने की। ये ट्रक क्या है? इंसुलिन। ट्रक क्या है? इट इज एन इंसुलिन। ट्रक क्या है? इंसुलिन। और ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, सो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं कितने इंसुलिन? 20। और आपको खाने से कितने मिले? कितने मिले हैं? 20। तो 20 के 20 भरे जाएंगे ग्लूकोज एक एक करके इंसुलिन के अंदर। और जहां जहां बॉडी को जरूरत है ये इंसुलिन अपने अंदर एक एक करके ग्लूकोज को रखेंगे और रखकर चले जाएंगे। मीन्स आपने खाना खाया, खाने से मिली 20 ग्लूकोज और 20 ही इंसुलिन सेक्रेट हुए थे। तो कहने का मतलब ये एक इंसुलिन कितने ग्लूकोज को लेकर जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोज को लेकर जाता है, एक इंसुलिन। अब ब्लड के अंदर कितने ग्लूकोज बचे? एक भी नहीं, क्योंकि खाए थे कितने तुमने? 20। ब्लड में 20 आए थे, और 20 ही इंसुलिन सेक्रेट हुए, और एक इंसुलिन एक ग्लूकोज को पकड़कर जहां पर जरूरत है वहां तक लेकर जाता है। दैट मीन्स अब ब्लड के अंदर एक भी ग्लूकोज नहीं बचा होगा। ब्लड के अंदर एक भी ग्लूकोज नहीं बचा। ये तो कंडीशन होगा नॉर्मल कंडीशन। ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन समझो। अब ऐसा होता है आपने खाना खाया, और खाने से मिली आपको 20 शुगर, 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। 20 के 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जाते हैं यहाँ पर ब्लड में। आपके इंसुलिन जो है ना वो 20 सेक्रेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 10 सेक्रेट होते। कितने? 10 इंसुलिन। कितने? 10 इंसुलिन। और मैंने बता रखा आपको कि एक इंसुलिन की कैपेसिटी होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को
लोड करने की। तो जब एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लोड होगा तो कितने ग्लूकोज ब्लड में से चले आएंगे? 20 चले जाएंगे। और ब्लड में कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। वो सॉरी 10 सेक्रेट हुए थे इंसुलिन, और 10 के 10 ने क्या करा, एक एक करके ग्लूकोज को पकड़ा और जहां जहां लेके जाना था ग्लूकोज को वहां ले गए। अब रह गए कितने? 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहे। पहले के केस में एक भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं था ब्लड के अंदर, मगर अब बचे हैं कितने? 10 बचे। अब 10 बचे, इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल तो ज्यादा हो गया। और बेटा यही ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना, यही डायबिटीज कहलाते हैं, यही शुगर वाली प्रॉब्लम होती है। जो कहते हैं इसको शुगर है, तो शुगर वगैरह का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाना। ज्यादा किसकी वजह से हो जाना? इंसुलिन के सेक्रेशन की कम होने की वजह से। तो याद रखना, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर 20 ग्लूकोज रिलीज हो रहे थे, मगर प्रॉब्लम ये हुई कि जो पैनक्रियास की बीटा सेल है उन्होंने इंसुलिन को 20 से कम कर दिया सेक्रेट करना, और करा कितना? 10 सेक्रेट करा, जिसकी वजह से जो हमने 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खाए थे खाने से, उनमें से सिर्फ 10 ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाए हैं जहां पर जाने थे, और 10 के 10 बचे कहां पर? ब्लड के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, और ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना, यही बेटा क्या कहते हैं? डायबिटीज कहलाती है। यही क्या कहलाती है? डायबिटीज कहलाती है। अब डायबिटीज को ठीक करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं, जैसे कुछ आती है हमारे पास मेथफॉर्माइन आती है, ग्लाइमेप्राइड आती है। तो मेथफॉर्माइन और ग्लाइमेप्राइड जो ड्रग्स होती है, ये करती क्या है बेटा? ये जाती है यहाँ पर पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है उसके ऊपर फोर्स लगाती है, और उससे कहती है कि भैया आप 10 ही सेक्रेट कर रहे हो, एक काम करो 20 करो। सो दैट मीन जो भी हम मेडिसिन को दे पा रहे हैं शुगर वाले पेशेंट को, तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, वो क्या करते हैं? बीटा सेल के पास जाकर ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन को सेक्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सेक्रेट होते हैं, मगर इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे केस में होता, अब क्या होगा? तो कुछ केस में ऐसा भी होता है, भाई यहाँ पर तो कुछ ना कुछ 10 तो सेक्रेट हो ही रहे हैं। बहुत सारे डायबिटीज के केस में ऐसा होता है कि एक भी सेक्रेट नहीं होता, भी जितनी भी बीटा सेल होती है सारी की सारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, सारी की सारी बेकार होती है, डेड हो जाती है, जिसकी वजह से एक भी इंसुलिन सेक्रेट नहीं होगा। अब उस केस में तुम कितनी भी मेडिसिन खाते रहो, वो बीटा सेल में से एक भी इंसुलिन को नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक भी इंसुलिन नहीं होगा, मगर खाना खाता है वो, जिसकी वजह से ग्लूकोज होगा बॉडी में। अब ग्लूकोज तो पूरी बॉडी को चाहिए चाहिए, तब क्या करने को पड़ेगा तुमको बेटा? बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, और बाहर से जो इंसुलिन लेते हैं वो पेरिटोनियम कैविटी, स्किन के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं। प्रॉब्लम है, खतरनाक प्रॉब्लम। ठीक है, तो याद रखना बेटा, डायबिटीज मेनली 2 तरीके की होती है। एक तो वो होती है जिसमें इंसुलिन कम सेक्रेट होती है, जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज 2। दूसरी डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन जो होते हैं बिल्कुल सेक्रेट होना बंद हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा हम डायबिटीज फर्स्ट। और ये तभी होती है जब बीटा सेल पूरी तरीके से मृत हो जाती है, पूरी तरीके से डेड हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, डायबिटीज क्या होती है, किस चीज की वजह से होती है, क्या क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो समझ में आई वाली बात। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, लीवर के अंदर से जूस निकलता है, और जूस को क्या बोलते हैं हम? बाइल जूस बोलते हैं। इसी तरीके से पैनक्रियास के अंदर से जो जूस निकलता है, जो जूस सेक्रेट होगा वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूटेनम वाले पार्ट में, तो उस जूस में, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, मैंने आपको बताया लीवर के बारे में, पैनक्रियास के बारे में जितना एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ उससे ज्यादा बताया मैंने आपको, इसलिए ताकि आप चीजों को समझ पाए। क्योंकि बेटा 10th क्लास की एनसीईआरटी में इतना कुछ दे रखा है कि उसको बिटवीन द लाइन समझना पड़ता है, और मैंने आपको बिटवीन द लाइन्स ही समझाया है, ठीक है। तो प्लीज जितना ही मैंने पढ़ाया उन सभी को नोटबुक में नोट डाउन करो, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैट्रॉन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर प्रॉब्लम कर दी है बताने में, तो प्लीज मुझको बताना, या अगर मैं सही ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ तो प्लीज वो चीज़ आप कमेंट में बताना, ताकि कि मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।